अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। आज के इस सेशन में हम 10वीं का मराठी अंतर्भारती का सराव पेपर नंबर 3 यानी गेस पेपर नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। ये एक मराठी एक्सपर्ट हमारे दोस्त है कुरैशी रफ़ीक सर, जिन्होंने ये पेपर निकाला है। बहुत हूबहू बोर्ड के पेपर की तरह ये पेपर है और बहुत ज़्यादा इम्कानात है कि इसमें से हमें बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा। तो हम वक्त ज़ाय करे बगैर इसको शुरू करते हैं। बहुत उम्दा पेपर है। विभाग एक गद्य में से पहला जो उतारा है यानी पैराग्राफ है, वो हमें सिंधुताई सपकाळ का जो सबक है अनाथांची आई, उसमें से पूछा हुआ है। और इसमें सबसे पहला सवाल है, उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। उतारा यानी पैराग्राफ, पैराग्राफ के सहारे से सूचना यानी हिदायत, हिदायत के मुताबिक अमल करो। और उसमें सबसे पहला सवाल है, कौन ते लिहा यानी कौन वो लिखो। और उसमें पूछा हुआ है, उतार्यात उल्लेखलेली कवीची नावे। इस पैराग्राफ में जिक्र किए हुए शायर का नाम, इस पैराग्राफ में कौन से शायर का नाम है वो हमें लिखना है। अब इसमें जो शायर का नाम है वो है गदिमांचा, तो इसमें हम लिखेंगे गदिमा यहाँ पर। उसके बाद दूसरा सवाल है, मला व्हायचे होते यानी मुझे होना था या मुझे बनना था। तो उनको क्या बनना था? अनाथांची आई। ये देखो लास्ट के एक लाइन में मैं अंडरलाइन किया हुआ हूँ रेड लाइन से, तो उनको अनाथांची आई बनने का था, यतीमों की माँ बनने का था। उसके बाद ये आकृति हमें पूछी गई है इसी पैराग्राफ पर मबनी। लेखिकेनी निर्धार केला, निर्धार यानी पक्का इरादा करना। तो यहाँ पर दो बॉक्स है, तो दो ऐसी बातें जो उन्होंने पक्का इरादा किया था वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो उसका जवाब देखो यहाँ से है, निर्धार केला आपण अनाथ राहायचे नाही सवनाथ व्हायचे। उन्होंने क्या किया? पक्का इरादा किया। किस चीज़ का? अनाथ राहायचे नाही यानी यतीम नहीं रहना है, सवनाथ व्हायचे खुद के पैरों पर खड़ा रहना है। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन से मैंने अंडरलाइन किया, ये दो बॉक्स में दो जगह आ जाएगा। अनाथ राहायचे नाही एक बॉक्स में और सवनाथ व्हायचे दूसरे बॉक्स में। ये इनका पक्का इरादा था। उसके बाद इसी पैराग्राफ पर मबनी सौमत 3 नंबर के लिए पूछा हुआ है, प्रवाहाच्या उलट गेल्याने सिंधुताई सपकाळ यांना कोणता त्रास झाला याबद्दल थोडक्यात लिहा। यानी बहाव के उलट जिद में जाने की वजह से सिंधुताई सपकाळ इनको कौन सी तकलीफ हुई, इसके बदले में मुख्तसरन लिखो। प्रवाह यानी बहाव, बहाव उलट यानी अपोजिट में, तो बहाव के अपोजिट में जाने की वजह से सिंधुताई सपकाळ को कौन सी परेशानी हुई है वो हमें लिखना है। अब ये सवाल का जवाब हम इसी पैराग्राफ में से बना सकते हैं। तो हमने बनाया है, उसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। ये लास्ट टाइम आपकी बोर्ड की आंसर शीट है। ये देखो, ये बारकोड अभी नया शुरू किया है उन्होंने, जो आखिरी पेपर हुआ है आंसर शीट की, उसकी फ़ोटो मैंने आपको यहाँ पर डाला हूँ। इस तरह का मार्क्स बॉक्स आता है और इस तरह का बारकोड भी वो लगा रहे हैं। ये बोर्ड की हुबहू पेपर है, मैंने स्कैन करके यहाँ पर जोड़ा हूँ। खैर, अभी हमने जवाब लिखा है। सवाल क्या था कि सिंधुताई सपकाळ बहाव के उलट सिमत में बहने की वजह से उनको जो तकलीफ़ हुई वो अपने अल्फाजों में मुख्तसरन बयान करो। तो हम ये बयान कर रहे हैं, सिंधुताई शिक्षणाची भुकेली होत्या। सिंधुताई जो है वो तालीम की प्यासी थी। शिक्षणासाठी त्यांना खूप त्रास सहन करावा लागला और तालीम हासिल करने के लिए उनको बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी। कागद लपवताना मुंगूस चावला, जो कागज़ छुपा रहे थे, छुपाते हुए उनको मुंगूस ने काट लिया था। एका रात्री घराबाहेर काढले और तालीम की वजह से ही उनको घर के बाहर निकाल दिया गया। गावाबाहेर पाठवून दिले और गांव के बाहर निकाल दिया गया। सोबत एक लहान मूल और साथ में उनके एक छोटा बच्चा था, त्या अनाथ झाल्या। अब वो अनाथ हो गए थे। प्रवाहाच्या उलट दिशेने वाहत असल्याने, बहाव के उलट सिमत से चलने की वजह से त्यांना हा त्रास झाला है, उनको ये तकलीफ हुई है। डियर स्टूडेंट्स, इसी पेपर में दूसरा पैराग्राफ हमसे मोर इस सबक से पूछा हुआ है और उसमें ये पहला सवाल है। ये सवाल और ये सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें आकृति बनाना है। इसका मतलब हमने पहले भी समझा था, उतारा यानी पैराग्राफ और आधार यानी सहारे से, सूचनेनुसार यानी हिदायत के मुताबिक, और कृति यानी अमल, करा यानी करो। पैराग्राफ के सहारे से हिदायत के मुताबिक अमल करो
और उसमें पहला सवाल है मोराच्या दैनंदिनीचा ओघ तख्ता बनवा। दैनंदिन मतलब रोज़मर्रा, डेली का, मोर के डेली का ओघ तख्ता यानी फ्लो चार्ट यहाँ लिख दिया मैंने, बनवा यानी बनाओ। तो हमें उसके डेली का फ्लो चार्ट बनाना है। तो यहाँ से शुरुआत करना है कि पहाड़ होतास मोर जागा हो, तो सुबह होते ही मोर जाग जाता है, इसके आगे का फ्लो चार्ट हमें बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ग्रीन लाइन से देखो यहाँ पर लिखा हूँ, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, पहाड़ होतास मोर जागा हो, तो सुबह होते ही मोर जाग जाता है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। फिर दूसरे बॉक्स में हम लिखेंगे ज्या झाडावर त्याने झोप घेतली असेल तिथूनच बसल्या बसल्या तो बांग देतो, ये दूसरे बॉक्स में आएगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो दरख्त पर वो बैठा होता है, जो वो सोया हुआ था, उसी दरख्त पर बैठ कर वो बांग देता है। फिर तीसरे बॉक्स में आएगा थोड़ा वेळ आपले पंख सावरून तो वरून खाली टहलनी करतो, फिर थोड़ी देर वो पंख फैलाकर नीचे टहलनी करता है, ये तीसरे बॉक्स में आएगा। और सूर्योदयपूर्वी अर्धा तास तो झाडाखाली उतरतो, और तुलो आफ्ताब से आधा घंटा पहले वो दरख्त के नीचे उतरता है, ये यहाँ पर आएगा। और आखिर में पाळीव मोर असेल तर ज्या ठिकाणी लोक त्याला दाणे घालतात त्या ठिकाणी न चुकता तो नेमक्या वेळी येतो, ये यहाँ पर आखिरी बॉक्स में आएगा। तो यहाँ पर बॉक्स छोटे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको मेन आंसर शीट में पहले ये लिखना पड़ेगा, उसके बाद बॉक्स बनाना पड़ेगा, वरना होगा यूँ कि आप बॉक्स बनाएंगे छोटे, फिर लिखने के बाद वो उसके बाहर जाता है, बॉक्स के अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, इस बात का ख्याल करेंगे कि पहले ये लाइन को लिख लेंगे एक के नीचे एक एक, और उसके बाद बॉक्स में उसको डाल देंगे। और ये बॉक्स बनाना तो कंपलसरी होता है, आकृति हमने लास्ट टाइम हिदायत में देखा था कि बोर्ड के पेपर में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको आकृति बनाना कंपलसरी होता है आकलन कृति के अंदर। ठीक है, तो ये दूसरा पैराग्राफ हमने सॉल्व किया। अब इसके रिलेटेड नीचे कुछ सवाल दिए हुए हैं। खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा, ये कड़ील नहीं है, खालील है। खालील विधाने यानी जुमले, चूक की बरोबर, गलत या है सही वो लिखो। अगर गलत है तो उसके हमें सामने चूक लिखना है, और बरोबर है तो उसके सामने बरोबर लिखना है। उसमें पहला सेंटेंस है मोराच्या केकार व वर्षा ऋतूचे आगमन सुचवणारा आहे। मोराचा केकार व वर्षा ऋतूचे आगमन सुचवणारा आहे, ये जुमला क्या है, बरोबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है मोराचा केकार व वर्षा ऋतूचे आगमन सुचवणारा है, तो ये सही जुमला है, तो ये बराबर है। तो ये पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप क्या करेंगे, सवाल नंबर 2 का पहले का ये उत्तर बरोबर, इतना लिख देंगे, बस इतना लिखने की ज़रूरत है, पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं। दूसरा क्वेश्चन है पहाड़ होतास मोर जागा होत नहीं, सुबह होते ही मोर जागता नहीं, ये जुमला गलत है यानी चूक है, यहाँ पर हम लिखेंगे चूक। क्यों? क्योंकि इसका जवाब देखो यहाँ पर है, पहाड़ होतास मोर जागा हो, तो वो सुबह होते ही जाग जाता है, और यहाँ बोल रहा है वो जागता नहीं है, तो ये जुमला क्या है, गलत है। उसके बाद यहाँ पर कृति दी हुई है इसी पैराग्राफ पर मबनी, मोराच्या स्वैर विहाराची स्थाने, मोर की घूमने की या आराम करने की जगह कौन सी है, रहने की जगह या आराम करने की जगह कौन सी इस पैराग्राफ में से हमको लिखना है। यहाँ पर 4 बॉक्स है, तुमको 4 जगह बताना है। अब वो पैराग्राफ में कहाँ पर है, देखो यहाँ पर रेड लाइन से मैंने 4 बार अंडरलाइन किया हुआ हूँ। तो मोर कहाँ कहाँ रहता है, तळ्याची पाळ 1, हिरवीगार कुरणे हरे भरे इलाकों में वो रहता है, देवालयाची उंच शिखरे मंदिरों की ऊंची चोटियाँ, और नदी नाले, ये 4 जगहों पर वो रहता है। तो 4 बॉक्स में हम 4 बातें लिख लेंगे। असबाग के 2 पैराग्राफ के बाद हमें नज़मों के पैराग्राफ पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर शेख मोहम्मद सांगती से इस अभंग से ये अभंग यहाँ पर पूछा हुआ है, और उसमें पहला सवाल है 2 का अ, कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा, नज़म के सहारे से हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। उसमें पहला सवाल है खालील घटकांचे बाहेरून दिसणारे एक वैशिष्ट्य लिहा। खालील यानी मंदरजा झैल, घटक यानी जुज, बाहेरून दिसणारे यानी बाहर से दिखने वाले, एक वैशिष्ट्य एक खुसूसियत लिखना है। लेकिन कैसे, बाहर से दिखने वाली, ये जो नीचे 2 चीज़ें दी हुई है इनकी बाहरी खुसूसियत हमें लिखना है। वैशिष्ट्य यानी खुसूसियत, खूबी, ये अच्छी तरह से याद रखो, अक्सर ये लफ्ज़ आता है। तो इसमें पहला है केकती। केकती के बाहर की खूबी क्या है, वो कांटों से भरा हुआ होता है, तो हम उसके सामने लिखेंगे काटेंचे वेड़े, केकती ला काटेंचे वेड़े, इतना ही लिख देंगे बस, जिसको मैंने ग्रीन अंडरलाइन किया। उसके बाद दूसरा है नारियल, नारड़ यानी नारियल, इसकी बाहर की खुसूसियत क्या है,
वो बाहर से बिल्कुल सख्त होता है। तो देखो यहाँ पर सख्त को बोला जाता है कठिन, तो हम उसके सामने लिख देंगे कठिन। ठीक है, बहुत इजी था। एक बात मैं आपको बता दूं कि नज़मों के अंदर ज़्यादा सवालात नहीं बनते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर कीजिए और 21 इसमें से जो नज़में हैं उसको एक अच्छी तरह से दीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि वही सवालात रिपीट होते हैं, क्योंकि कोई इलाज ही नहीं होता, नए सवालात कुछ बनते ही नहीं हैं। लिहाजा आप कोशिश कीजिए कि जितने सारे नज़मों के ताल्लुक़ से सवालात पूछे गए हैं आप एक नज़र उनको देख लीजिए कि कैसे जवाबात, कैसे सवालात और किस पैटर्न में होते हैं। अब इसी अभंग यानी कविता पर यह सवाल पूछा हुआ है सरल अर्थ का। सरल अर्थ यानी सरल अर्थ, सिंपल मीनिंग्स, शॉर्ट आंसर, खुलासा, जो भी आप समझे शॉर्ट में लिखना है आपको, यानी इसका तर्जुमा लिखना है या मफहूम लिखना है। सरल अर्थ यानी खुलासा, इतना समझ लो आप। सरल अर्थ, ऐसा सदगुरुशी धरा भाव तो कैसा करावा उपाव, शेख मोहम्मद सांगती से हो सभे श्रोत्या पुरती। इसका हम सरल अर्थ लिखेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे सरल अर्थ हमने इसका लिखा है, लेकिन मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया कि आप जब सरल अर्थ शुरू करते हैं तो इस तरह से आप ज़रूर शुरू कीजिए, जिसे मैं पहले पेपर में भी मसाला कहा है। मसाला यानी ये कि वो किसी भी डिश में फ़िट हो जाता है, किसी भी तरह का सरल अर्थ आएगा तो ये मसाला उसमें फ़िट हो जाता है। जैसे मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, पहली लाइन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सदर ओडी शेख मोहम्मद सांगती सेव या कविते मधून घेतलेली आहे, ज्यामध्ये कवीने मनोहारी शब्दचित्र रेखाटले आहे। कवि या ओळींमध्ये सांगित इच्छितो की, यहाँ तक जो मैंने पढ़ा ये मसाला है, किसी भी सरल अर्थ में फिट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दिया गया सवाल या लाइनें शेख मोहम्मद सांगती से इस कविता में से लिया गया है, जिसके कवि यानी शायर ने बहुत अच्छी तरह से अल्फाज की खूबसूरती से बयान किया है, जिसमें शायर ये कहना चाहता है कि अब इसके आगे हमें इसका ट्रांसलेट करना है, जो मैं यहाँ पर लिख के भी दे रहा हूँ और उसके आगे उसका ट्रांसलेट भी दे रहा हूँ। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। इसी पेपर में दूसरी कविता हमसे पूछी गई है भल्लागडी दादा से, और उसमें पहला सवाल है कवितेच्या आधारे योग्य शब्द शोधा व चौकटी पूर्ण करा। नज़म के सहारे से मुनासिब लफ्ज़ तलाश करो, शोधा यानी तलाश करो, चौकटी पूर्ण करा और चौकों को मुकम्मल करो। अब यहाँ पर पहला सवाल, शेतकऱ्यांवर कृपा करनारा, किसानों पर रहम करने वाला, एहसान करने वाला कौन है? तो देखो यहाँ पर मेघ राजा ने कृपा के लिए, तो हम क्या लिखेंगे? सिर्फ मेघ राजा। यहाँ पर क्या आएगा? मेघ राजा, किसानों पर एहसान करने वाला। दूसरा क्वेश्चन है नवनवतीचा साज ल्यालेली, दुल्हन की तरह, नई दुल्हन की तरह सजी हुई, कौन सजी हुई है? देखो यहाँ पर काळ्या मातीला हिरवा सुगंध, काली मिट्टी को हरा रंग, हरी खुशबू, नवनवतीचा साज ल्याली रे, और वो नई दुल्हन की तरह सजी हुई है। तो उसका जवाब आएगा काड़ी माती, काळ्या माती या काड़ी माती। ये उठाकर हमको क्या लिखना है? यहाँ लिख देना है। शेतकऱ्याच्या साथीला असणारे, शेतकरी यानी किसान, साथीला यानी साथ में रहने वाले, तो किसानों के साथ में रहने वाले कौन थे? तो उसका जवाब इस नज़म में यहाँ पर है साथीला बैल माजे खिल्लारी। तो उसका जवाब क्या है? बैल है। किसानों के साथ कौन रहता है? बैल। तो यहाँ पर बैल आ जाएगा। उसके बाद इस कविता में सरल अर्थ दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। दोन हातांची किमया ही सारी, केली दैवाने दौलत हवाली रे, साथीला बैल माझे खिल्लारी, केली दैवाने दौलत हवाली रे, ये लाइनें हैं। तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले मसाले का इस्तेमाल करें। मसाला क्या था कि सदर ओडी कवितेमधून घेतलेली आहे। अब नज़म का नाम याद नहीं आ रहा है तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे? कवितेमधून घेतलेली आहे, ज्यामध्ये कवीने मनोहारी शब्दचित्र रेखाटले आहे। या ओळींमध्ये कवी सांगित इच्छितो की, शायर कहना चाहता है कि, इसके आगे हम इसका ट्रांसलेट लिखेंगे, जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ ले। कब कौन सी लाइन का ट्रांसलेट करने के लिए आएगा हम नहीं बता सकते, इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग याद करें और उसको लिखने की कोशिश करें। इस पेपर में तीसरा हिस्सा विभाग 3 भाषा अभ्यास यानी ग्रामर का होता है। इसमें पहला सवाल है
व्याकरण घटकांवर आधारित कृती यानी ग्रामर पर मबनी सवालात या अमल, सूचनेनुसार कृती सोडवा, हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। उसमें पहला सवाल है, मॉरिशसमध्ये आज 52% लोग भारतीय वंशाचे आहेत। अब ये इसका क्या करना है, काल ओळखना है यानी काल पहचानना है। तो मराठी में हमको सिर्फ मेन ज़माने का नाम लिखना पड़ता है कि वर्तमान है कि भूत है या भविष्य है। अब ये वर्तमान काल है। अब हमने इसको इजीली क्यों पहचान लिया, क्योंकि इसमें आहेत आया है। ये ट्रिक है, जब किसी जुमले के आखिर में आहेत, आहोत और आहत आ जाता है और उसके पहले अगर नार नहीं होता है तो वर्तमान काल का जुमला होता है। अगर ये ट्रिक आपको सीखना है तो हमारी वेबसाइट पर school2u blogspot.com पर जाकर उसकी ट्रिक्स का PDF डाउनलोड कीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सिराकसूस शहर सिसिली बेटावर वसलेला आहे। इसको भूतकाळ करा, यहाँ पहचानने का था, ओळखा यानी पहचानना, करा यानी करो। अब इसको परिवर्तन करना है कहाँ में, भूतकाल में, इस जुमले को। तो सिराकसूस शहर सिसिला बेटावर वसलेला होता, आहे कट जाएगा और वहाँ पर सिर्फ होता आ जाएगा, तो ये भूतकाल हो जाएगा। ये भी आपको ट्रिक से समझ में आ जाएगा। अगर किसी मराठी के आखिरी जुमले के आखिर में होता, होती और होते अगर आ जाता है तो वो जुमला भूतकाळ का होता है। ठीक है, अब अगला सवाल है, खालील वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ त्यांच्या जोड्या जुड़वा। क्या करना है, वाक्प्रचार और उनके मतलब के साथ उनकी जोड़ियाँ लगाना है। ठीक है, इधर वाक्प्रचार दिए हुए हैं और यहाँ पर वाक्प्रचार का अर्थ लिखना है। तो हमको क्या करना है, बॉक्स बनाना है और एरो का निशान मैंने दिया, एरो का निशान आपको नहीं देना है, बल्कि ये इसका जवाब इसके सामने लिखना है। जैसे भांबाऊन जाने यानी घबरा जाना, तो उसका मीनिंग है गोंधळून जाने, घबरा जाना। तो इसके सामने इसका जवाब लिखेंगे, एरो का निशान नहीं लगाएंगे। आघाड़ी संभालने, उसका जवाब है जवाबदारी संभालने यानी जवाबदारी संभालना, ये इसका जवाब है, तो इसके सामने हम लिखेंगे दूसरे नंबर पर। उसके बाद सवाल है, शब्द संपत्ति से समानार्थी शब्द लिखा, यानी हम मानी अल्फाज लिखना है, हमको सिनोनिम लिखना है। तो सूर्य, सूर्य को मराठी में बोला जाता है, और रवि, हाथ, हाथ को बोला जाता है हस्त, ये इसके समानार्थी शब्द हुए। अब उसके बाद ये सवाल है, पुढील शब्दातील अक्षरांपासून 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। हमको क्या करना है, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, इसी वर्ड के ज़रिए हमें 2 वर्ड बनाना है। जैसे हमने बनाया पोट जात, अलग अलग, बीच में सिर्फ हमने कॉमा लगाया, या फिर पोट जातीचा, दोनों भी सही है। ये 2 वर्ड इससे बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। पोट जात या पोट जातीचा, इसका हमने बनाया है। भाषा अभ्यास में अगला क्वेश्चन है, अचूक शब्द ओळखून लिहा। इसमें से जो शब्द सही है उसको हमको उठाकर अपने पेपर में लिख देना है, चारों लिखने की ज़रूरत नहीं। अचूक यानी बिल्कुल सही, चूक यानी गलत, उसके आगे अ लग गया मतलब सही हो गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4, अंतरशालीय, अंतरशालीय, अंतरशालीय और अंतरशालीय, तो इसमें से ये वाला सही है। इसको हम पिक करेंगे और अपने आंसर शीट में लिख देंगे। उसके बाद भाषा अभ्यास में ई क्वेश्चन है, पुढील विराम चिन्हांची नावे लिहा। यहाँ पर हमको नाम लिखना है, किसकी, विराम चिन्हों की। तो विराम चिन्ह क्या है, ये वाला विराम चिन्ह, इसको बोला जाता है अर्धविराम। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि बच्चों को समझ जाता है कि ये अर्धविराम है, लेकिन लिखते नहीं आता है। इसलिए अब देखो इसको गौर से, अर्धविराम किस तरह से लिखा जाता है। अर्धविराम आपको लिखते नहीं आएगा तो यहाँ पर मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद ये वाला निशान किस चीज़ का है, स्वल्प विराम का है, तो इसे स्वल्प विराम कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने भाषा अभ्यास को क्लियर किया है। डियर स्टूडेंट्स, मराठी के पेपर में 4 हिस्से होते हैं और चौथा हिस्सा विभाग जो होता है उपयोजित लेखन का होता है। उसमें सबसे पहले हमें पत्र लेखन पूछा जाता है। 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। 2 ऑप्शन होते हैं, दोनों में से हमें एक करना होता है। किंवा, किंवा का मतलब होता है या, अथवा, ये करो या तो ये करो। इसमें सवाल ऐसे आता है, पुढील कृतीनुसार कोणत्याही एका विषयावर पत्र लेखन करा, यानी दिए गए किसी एक मजमून पर आपको क्या करना है, पत्र लेखन करना है। पहला ये शुरुआती एडवर्टाइजमेंट ऐसा है, आनंद यात्रा कंपनी, ये कंपनी का नाम है, राज्यातील विविध स्थळांच्या सहलीचे आयोजन, स्टेट में, राज्य यानी स्टेट्स के अलग अलग हिस्सों पर पिकनिक की प्लानिंग ये कंपनी करती है। इसलिए इस एडवर्टाइजमेंट के सहारे से हमें 2 पत्र लिखना है। पहले हम ये देखेंगे, बाद में ये देखेंगे। अब ये सवाल कैसे है,
विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने आगामी सहलींचे माहितीपत्रक पाठवण्याबाबत मागणी पत्र लिहा। अब विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स, प्रतिनिधि यानी नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव, आगामी यानी आने वाले, सहलींचे यानी पिकनिक के, माहितीपत्रक यानी वेळापत्रक टाइम टेबल, पाठवणे यानी भेजना, मांगनी यानी मांगना। तो इसका मतलब ऐसे हुआ कि स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव यानी तालिब इल्म नुमाइंदे के रिश्ते से आने वाली पिकनिक के टाइम टेबल भेजने के लिए मांगनी पत्र लिखा। यानी उसको आपको क्या मांगना है, ये टाइम टेबल मांगना है। किससे मांगना है? आनंद यात्रा कंपनी से मांगना है कि भाई आपके पास जो आने वाले टाइम में जहाँ जहाँ सहल पिकनिक जाने वाली है उसका टाइम टेबल हमको सेंड करो। ठीक है, सबसे पहला मन में आपके सवाल ये आना चाहिए कि ये जो पत्र है वो कौन सा पत्र है, औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक पत्र है। तो जाहिर सी बात है आपको तारीफ याद ही होगी, ऐसा पत्र जो किसी दोस्त या हमारे रिश्तेदार को नहीं लिखा जाता है वो औपचारिक पत्र होगा, और जो लिखा जाता है हमारे दोस्त या रिश्तेदार को वो अनौपचारिक पत्र होगा। तो यहाँ पर हमें ये जो पत्र है, हमारे कंपनी जो है कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है, लिहाजा ये जो पत्र होगा औपचारिक पत्र होगा। अब इस पत्र को हम सॉल्व करेंगे। देखो, सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं असल में उर्दू मीडियम के बच्चों को पढ़ाता हूँ जो मराठी अक्सर बच्चों की कमज़ोर होती है। मैं एक आपको फॉर्मेट ऐसे बताने जा रहा हूँ जिसमें ये इजीली फिट हो जाता है। हम लाइव उसको सॉल्व करेंगे कि फॉर्मेट आपको कहाँ से मिलेगा और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो हम पहले फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ये फॉर्मेट है औपचारिक पत्र का, ये औपचारिक पत्र का फॉर्मेट है। जो इसमें ब्लू कलर से मैंने लिखा है इतना आपको फील करना है, बाकी सब जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है ये इसका फॉर्मेट है। और मैंने इसको नाम भी दिया पत्र के 10 कदम, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है, आप इसमें थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे ईमेल को, ये वाली ईमेल को आप कम कर सकते हैं, लेकिन पत्र के 10 कदम से आपको ये बहुत इजीली याद हो जाएगा। इसके 10 कदम है, लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे तो ये नंबर लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। आप तो अभी क्या है, मैं आपको सवाल भी साइड में रखता हूँ और हम इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो अब औपचारिक पत्र जब हम सॉल्व करेंगे तो औपचारिक पत्र का फॉर्मेट हमारे नज़र के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे। कदम नंबर 1, दिनांक। जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं उस दिन की दिनांक आ जाएंगी। यहाँ पर 1 मार्च 2019 लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद प्रति, प्रति के बाद आएगा कॉमा। ठीक है, उसके नीचे आपको एड्रेस लिखना है, उसके सामने नहीं। अब एड्रेस उस इसमें दिया हुआ है क्या? सवाल में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कंपनी का नाम दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे आनंद यात्रा कंपनी, ये कंपनी का नाम है। अब उसके साथ एड्रेस नहीं है तो हम दिल से डाल देंगे, जैसे मैंने डाला रानी पार्क जलगांव, ये हमारा प्रति का एड्रेस हो गया। यानी हम इसको पत्र भेज रहे हैं आनंद यात्रा कंपनी को। अब वहाँ पर ईमेल भी नहीं दिया हुआ है, हम ईमेल डाल देंगे abc@gmail.com। ठीक है, ये हमने ईमेल डाल दिया। चौथी स्टेप होती है विषय, मजमून, कि आप क्यों लिख रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर सवाल में आगामी सहलींचे माहिती पत्रक पाठवणे बाबत, जो बाबत है वो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। देखो फॉर्मेट में ये वाला, तो बाबत लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली वो लाइन उठा के यहाँ पर लिख लेंगे आंसर में। ये देखो जो डॉट डॉट है ना, ये खाली जगह है। जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वो पूरा फॉर्मेट है, ब्लू कलर में हम जो खाली जगह फील कर रहे हैं वो ब्लू कलर में लिखा हुआ है। आगामी सहलींचे माहिती पत्रक पाठवणे बाबत, आने वाली सहल या जाने वाली सहल की टाइम टेबल भेजने के बारे में। फिर आएगा महोदय, कॉमा, इज्जत माब, कॉमा। फिर हम उनको लिख रहे हैं उपरोक्त विषयानुसार आम्ही या अगोदर ही पत्र व्यवहार केला आहे। इससे पहले भी हमने आपसे पत्र व्यवहार किया है। हालांकि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमको पत्र लिखना है, परंतु आपल्याकडून याबाबत कोणतेही पत्राचे उत्तर मिळाले नाही। लेकिन इसके मामले में अभी तक हमें आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मी आपणास विनंती व अपेक्षा करतो की यावेळी आपण माझ्या पत्रास उत्तर देणार। इस बार मैं आपसे विनंती करता हूँ। लड़का रहा तो करतो और लड़की रही तो करते।
कि इस बार आप मेरे खत का जवाब ज़रूर देंगे। अब दूसरा पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए, आसानी के लिए मैंने यहाँ पैराग्राफ चेंज किया। पत्र लिहिण्याचे मुख्य कारण असे की, उसके आगे मैंने डैश 2 लाइन छोड़ा हूँ। अब यहाँ पर आपका मवाद आएगा। इसका मतलब ये होता है कि खत लिखने की ख़ास वजह ये है कि, अब हमको क्यों लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं कि आपकी कंपनी की तरफ से आने वाले दिनों में पिकनिक जहाँ जहाँ जाने वाली है उसके टाइम टेबल के बारे में हमको बताओ। ठीक है, तो हम अपने तौर से 2 लाइन को लिखेंगे जैसे मैंने लिखा, कोशिश करके। आपको लिखना तो ही है। आपल्या कंपनीद्वारे, आपके कंपनी की तरफ से जाणारी आगामी सहलींचे माहिती पत्रक पाठवावे। जाने वाली ट्रिप की टाइम टेबल भेजिए जेणेकरून आम्हाला, ताकि हमको आमच्या शाळेचे सहलीचे नियोजन करता येईल, ताकि हमारे स्कूल से जो ट्रिप जाएगी उसकी प्लानिंग हमको बनाते आएगी। नियोजन यानी प्लानिंग। फिर आखिर में लिख रहे हैं हम, करिता आपल्या सेवेशी विनंतीपूर्वक सविनय सादर, इसीलिए आपके सेवा में ये पेश है। फिर लिखेंगे हम, धन्यवाद आपला आपली विश्वासू। अगर लड़का लिख रहा है तो आपला विश्वासू आएगा, और लड़की लिख रही है तो आपली विश्वासू आएगा। फिर नाव, अब इसमें कौन लिख रहा है, इस सवाल में आपका कोई नाम नहीं है, इसलिए हम अपने दिल से डाल देंगे अबक, या फिर जुनैद अहमद, टीचर कॉलोनी, खामगांव। अब इसका ईमेल किसका, जुनैद का। ये किसका ईमेल था, ये कंपनी का ईमेल था जिसको हम भेज रहे हैं, और ये हमारा ईमेल है xyz@gmail.com। देखो कितना इजी है। शर्त ये है कि आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए और आप इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना चाहिए। सोचो अगर ये ब्लैक कलर का मसाला हमारे पास नहीं होता तो आपको ये पूरा लेटर जो है तो मराठी में अपने खुद से लिखना पड़ता। बहुत सारे बच्चे लिखते भी हैं, ठीक है, लेकिन अक्सर उर्दू मीडियम के बच्चे खत बहुत कम लिखते हैं, लिखने में अटकते हैं, गलतियाँ करते हैं। लिहाजा भी ये फॉर्मेट याद कर लो, ठीक है। कदम नंबर 1, कदम नंबर 2, कदम नंबर 3, कदम नंबर 4, और जो खाली जगह है यहाँ पर आपको फील करना है, विषय में फील करना है, यहाँ पर आप खत क्यों लिख रहे हैं वो फील करना है, और ये लास्ट में जो प्रेषक का एड्रेस है यानी आपका एड्रेस लिखना है। अब इसी में ऑप्शन नंबर 2, ये पत्र हमसे पूछा गया है, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। व्यवस्थितरित्या सहलीचे आयोजन केल्याबद्दल आयोजकांना अभिनंदन पत्र लिहा। अब यहाँ पर क्या है कि व्यवस्थित रीत्या यानी बिल्कुल अच्छी तरह से सहल यानी पिकनिक का प्लानिंग करने के लिए आयोजक यानी ये उनको अभिनंदन मुबारकबाद के लिए पत्र लिखो। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सहल का प्लानिंग बनाया था, उसमें बहुत अच्छी बात है, इसलिए उनको क्या करना है, मुबारकबाद देना है। यहाँ पर हमको उनका टाइम टेबल मांगना था, यहाँ पर हमको मुबारकबाद देना है। अब हम सेम फॉर्मेट की तरफ जाएंगे। देखो सेम फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं, ये वही सेम फॉर्मेट है, पत्र के 10 कदम। अब इसी में मैं पहले कहा ना आपको, ये मसाला है, किसी भी तरह का पत्र जो है तो इसमें फिट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसके जवाब दूसरे नहीं हो सकते, बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से इसके जवाब हो सकते हैं। जो आपने आज के पेपर में लिखा होगा वो भी जवाब सही होगा, लेकिन अगर आपने इस फॉर्मेट को याद किया तो आप इजीली पत्र को लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा, अब वो भी जो है वो औपचारिक पत्र है, हमको अभिनंदन करना है तो वो भी औपचारिक है, औपचारिक पत्र का ये फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम देंगे दिनांक, प्रति यानी हम जिसको खत लिख रहे हैं। अब मुबारकबाद हमको किसको देना है, इसको देना है, आयोजक को, आनंद यात्रा कंपनी को। वो कहाँ की है, अब उसमें एड्रेस दिया हुआ नहीं है तो हम दिल से लिखेंगे काजीपुरा पुणे। उसके बाद इसका ईमेल जैसा कि वैसा abc@gmail.com। फिर हम लिखेंगे विषय यानी मजमून कि आप क्यों लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर सवाल में से वो लाइन उठा के लिख देंगे, व्यवस्थित रीत्या सहलीचे आयोजन केल्याबाबत। ठीक है, ये केल्याबाबत एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा। महोदय इज्जत माप कॉमा उसके नीचे से शुरू करेंगे। फिर वही बोल रहे हैं हम उनको, उपरोक्त विषयानुसार आम्ही या अगोदर ही पत्र व्यवहार केला आहे, परंतु आपल्याकडून याबाबत कोणतेही पत्राचे उत्तर मिळाले नाही। मी आपणास विनंती व अपेक्षा करतो की यावेळी आपण माझ्या पत्रास उत्तर देनार। क्या मतलब हुआ इसका कि मंदरजा बाला मजमून पर इससे पहले भी हमने पत्र व्यवहार किया है आपसे, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला है। इस बार मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप मेरे पत्र का जवाब ज़रूर देंगे।
फिर सेकंड पैराग्राफ, पत्र लिहिण्याचे मुख्य कारण असे की, पत्र लिखने का ख़ास मकसद ये है कि, अब ये ब्लू कलर का चेंज होगा, ठीक है। हमको क्या करना है, अभिनंदन करना है। तो हम क्या लिख रहे हैं, 2 दिवस अगोदर आपल्या कंपनीमार्फत अल्फ्रान शाळेची सहलीचे आयोजन खूप चांगल्या प्रकारे करण्यात आले। नियोजन चांगले केल्याबद्दल आपणास खूप खूप अभिनंदन। बस हो गया आपका पत्र पूरा रेडी। क्या लिख रहे हैं हम कि 2 दिन पहले ही हमारी कंपनी से, आपकी कंपनी से अल्फ्रान नाम की स्कूल से पिकनिक गई थी। उसका प्लानिंग बिल्कुल बहुत अच्छा था और इस तरह का प्लानिंग करने के लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन, मुबारकबाद करिता आपल्या सेवेशी विनंतीपूर्वक सादर। इसलिए आपके सेवा में ये पत्र पेश है। फिर धन्यवाद, आपला विश्वासू, आपका विश्वासू दानिश बारादरी शेगांव। अब ये भी एड्रेस उसमें नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने दिल से लिख दिया। यहाँ पर दानिश की जगह अब का लिख सकते हैं, आप का लिख सकते हैं, और दानिश का ईमेल एड्रेस, ठीक है। इसमें एक चीज़ है कि ईमेल कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन लास्ट का ईमेल जो है तो आप डाल दे तो अच्छा रहेगा। ये पत्र के 10 कदम है, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर आप इस तरह का फॉर्मेट याद कर सकते हैं तो कर ले, बहुत आसानी होगी, ठीक है। इस तरह से हमने 2 पत्र एक ही फॉर्मेट के थ्रू सॉल्व किया है। आप समझ ही गए होंगे कि प्रति में क्या है और प्रेषक में क्या आएगा, मजमून क्या आएगा और उसके अंदर क्या मवाद आएगा। पत्र के बाद सवाल नंबर आ, पुढील पैकी कोणतीही एक कृती सोडवा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन आएंगे, तीनों में से आपको एक करना रहेगा। तो हम ये पहले सॉल्व करेंगे। पुढील उतारा वाचून त्यावर 4 प्रश्न असे तैयार करा की ज्यांची उत्तरे एका वाक्यात येतील। अब इसमें क्या करना है, हमको ऐसे कोई 4 प्रश्न तैयार करना है जिनके जवाबात चेकर को क्या करना है, एक जुमले में मिलना चाहिए। अब हमको जवाब नहीं ढूंढ के लिखना है, सिर्फ सवाल बनाना है जिसके जवाबात एक जुमले में हो। इसमें बहुत सारे सवालात बनते हैं। अब जिस पर मैंने निशान लगाया ना, ये जवाबात है। अब इनसे हमको सवाल बनाना है, ठीक है। अब मैं आपको बना के बताता हूँ, यहाँ पर साइड में लिख भी देता हूँ। जैसे पहला सवाल है, पहली बात तो गद्य आकलन की लिए आपको क्वेश्चन वर्ड याद होना ज़रूरी है, जैसे कौन, कधी, कशाला, कशासाठी। अगर आपको याद नहीं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, इससे आपको क्वेश्चन वर्ड्स याद हो जाएंगे। ये गद्य आकलन में बहुत ज़रूरी होते हैं, इसके बगैर क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तो अभी हम ये जो जवाबात है इससे सवाल बनाएंगे। तो पहला जवाब है, राजू उन्हात गेला। राजू धूप में गया। तो हम सवाल क्या बनाएंगे, कौन धूप में गया। तो सिंपल है, कौन उन्हात गेला, क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग गया, एक सवाल बन गया। उसके बाद जवाब है, त्याच्या एका हातात भिंग व दुसऱ्या हातात कागज होता। उसके एक हाथ में भिंग और दूसरे हाथ में कागज था। तो हम सवाल बनेंगे कि त्याच्या हातात काय होते, उसके हाथ में क्या था, और क्वेश्चन मार्क ऐसे। तो हम कैसे बनेंगे, त्याच्या हातात, यहाँ से कट जाएगा और ये जहाँ ये रेड लाइन है इसके आगे आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा काय। तो जवाब सवाल बनेगा, त्याच्या हातात काय होता। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे, 2 सवाल बन गए। उसके बाद ये, प्रकाशाचा एक गोल ठिपका कागदावर उमटला। तो हम सिर्फ इतना ठिपका कागदावर उमटला, यानी एक पॉइंट कागज पर उमड़ गया। तो हम लिखेंगे काय कागदावर उमटला। तो हम क्या करेंगे, ठिपके को हटा देंगे और ठिपके की जगह लिख देंगे काय कागदावर उमटला और क्वेश्चन मार्क। 3 सवाल बन गए। उसके बाद ये जवाब है, कागज जाडू लागला। कागज जड़ू लागला, कागज जलने लगा। तो फिर हम यहीं पर का इस्तेमाल करेंगे। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, जब तक आपको क्वेश्चन वर्ड याद नहीं होंगे तब तक आप सवाल नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन वर्ड यानी कौन, कधी, कशाला, कशासाठी, केव्हा, काय, इसको मराठी में, उर्दू में क्या बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन, क्या, क्यों, कब, कैसे को क्या बोलते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है, आप इसमें देख ले, आपको याद हो जाएगा। कागज जड़ू लागला, तो हम लिखेंगे काय जड़ू लागला। तो हमने क्या हटा दिया, कागज हटा दिया और इसके आगे लिख दें काय जड़ू लागला और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद अग पेटीतील काडी न पेटवता राजूने कागज जाळण्याची जादू केली। जाळण्याची जादू केली, ये जवाब है। तो हम फिर यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे कोनी कागज जाळण्याची जादू केली और क्वेश्चन मार्क। राजू कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कोनी। कोनी कागज जाळण्याची जादू केली। बहुत इजी होता है, कितने फटाफट। हालांकि 4 ही सवालात बनाना है, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा सवालात बना रहे हैं। उसके बाद देखो ये अंडरलाइन किया हुआ है, सूर्याच्या या शक्तीला स्वर ऊर्जा म्हणतात।
तो हम क्या बनाएंगे, अब इसका मतलब होता है सूरज की इस शक्ति को सौर ऊर्जा कहते हैं। तो हम बनाएंगे कि किसको सौर ऊर्जा कहते हैं, सूरज की कौन सी शक्ति को सौर ऊर्जा कहते हैं। तो हम बनाएंगे सूर्याच्या या शक्तीला काय म्हणतात। तो सौर ऊर्जा जो है निकल जाएगा, तो हम बनाएंगे सूरज की इस शक्ति को क्या कहते हैं, सवालिया निशान। उसके आगे सौर ऊर्जेने दिवे पेटवता येतात। सूरज की रोशनी से हमें दिवे यानी दिए जलाते हुए आते हैं। तो इसको हम बनाएंगे किसके जरिए दिए जलाए जाते हैं। तो हम लिखेंगे कशाने दिवे पेटवता येतात। कशाने, अब कशाने मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि किसके ज़रिए, मतलब कशाने दिवे पेटवता येतात। इस तरह से हमने सवालात बनाए हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करें और वर्ड्स मीनिंग क्वेश्चन वर्ड्स याद करें। कोण, कधी, कशा, कशाला, कशासाठी, केव्हा, काय, यानी ये कि कौन, क्यों, कब, कैसे, क्या को मराठी में क्या बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारी बारी है निबंध लेखन की। ठीक है, निबंध लेखन के 2 सवाल आते हैं, दोनों में से एक हमें करना होता है 4 नंबर के लिए। ठीक है, अब 4 नंबर के लिए 8-10 लाइन काफ़ी होती है, हम 2 लाइन ज़्यादा लिखेंगे। ठीक है, अब ये वर्णनात्मक निबंध है। जो पहला निबंध है ये वर्णनात्मक निबंध है और ये आत्मकथन निबंध है। दोनों में आपको फ़र्क तो समझ ही गया होगा। पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले माझा आवडता खेळ, मेरा पसंदीदा खेल। महत्व यानी अहमियत, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। पसंदीदा खेल का नाम यानी आवडत्या खेळाचे नाव। फिर उसके बाद आवडण्याची कारणे, वो आपको क्यों पसंद आता है उसकी वजूहात। खेळ शिकण्यासाठी केलेले प्रयत्न, खेल सीखने के लिए की गई कोशिशें। और बाद में इसकी अहमियत। ठीक है, पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं। इसके सहारे से हमें क्या करना है, निबंध लिखना है। ओके, तो हमारी वेबसाइट पर इसका जवाब मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने छोटे छोटे जुमले बनाकर ये मजमून लिखा हूँ जिसमें 4 पॉइंट कवर किए गए हैं। मैं आपको बता दूँ कि हमारे वेबसाइट पर हम कैसे जाएंगे। आप गूगल में जाने के बाद अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर से इस तरह का स्कूल 2 टाइप करेंगे। देखो, स्कूल 2 डिजिट में है YOU.blogspot.com। इस तरह से आएगा school2u.blogspot.com। जैसे बताया जा रहा है वैसे सेम टू सेम आप टाइप करेंगे और फिर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद डियर स्टूडेंट्स इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर बहुत सारे निबंध, PDF पेपर, बोर्ड्स के पेपर, आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिल जाएगा इस 9th-10th वाले कॉलम में। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। PDF पेपर है, बोर्ड के पेपर है, 9th के, 10th के, 8th के। यहाँ पर सराव पेपर हम अपलोड करते हैं, हिंदी के, मराठी के, उसके जवाब भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे सराव नंबर 3 के जवाब यहाँ पर है और क्वेश्चन पेपर यहाँ पर है। प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये गेस्ट पेपर होते हैं, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। खैर, मैं आपको बताना चाह रहा था कि निबंध उसका किस तरह से लिखेंगे। सवाल तो हमने देखा कि ये है, ये तमाम पॉइंट हमने इसमें कवर किया हुआ है। तो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा माझा आवडता खेळ मराठी एस्से के अंदर, इस पर हमने क्लिक किया। इसको हम थोड़ा नीचे लेंगे तो देखो ये माझा आवडता खेळ मराठी निबंध। ये तमाम पॉइंट, यही सवाल वो है जो हमने इसमें अपलोड किया था। तो सबसे पहले हम उन्वान देंगे माझा आवडता खेळ, मेरा पसंदीदा खेल। हम लिखना शुरू करेंगे, तसे तर मला सगळेच खेळ खेळायला आवडतात। वैसे तो मुझे बहुत सारे खेल खेलने में पसंद है, परंतु माझा आवडता खेळ क्रिकेट आहे, लेकिन मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। क्रिकेट हा खेळ माझाच नाही तर माझ्या अनेक मित्राचा आहे। ये खेल सिर्फ मुझे नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्तों को पसंद है। क्रिकेट मला खूप आवडते, क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है, कारण यामध्ये मला खूप आनंद भेटते, क्योंकि इसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। क्रिकेटमध्ये मला फलंदाजी करणे आवडते, क्रिकेट में मुझे बैटिंग करना बहुत पसंद है। उन्हाळ्यात आणि हिवाळ्याच्या संध्याकाळी, मौसमे गर्मी और सर्दी के शाम में मित्रांसोबत खेळणे हा माझ्या दिवसाचा सर्वोत्तम भाग आहे। ये मेरे दिन का सबसे अच्छा हिस्सा होता है। या खेळामुळेच आम्ही सर्व मित्र एकमेकांना भेटतो और इसी खेल की वजह से हम एक दूसरे को मिलते हैं, तमाम दोस्त को मिलते हैं।
ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं आता तो यहाँ पर आगे पढ़े इस पर क्लिक करेंगे हम तो पूरा निबंध ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, देखो यहाँ पर उसके आगे, हा खेळ खूप महत्त्वाचा मला वाटतो कारण, ये खेल मुझे बहुत अहमियत का हामिल लगता है। देखो छोटे छोटे जुमले हमने बनाया है, यही हमको करना है। खेळाच्या माध्यमातून व्यक्तींना शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य दोन्ही वाढते। खेल की वजह से इंसान की जिस्मानी और जहनी सेहत दोनों ही बढ़ती है। म्हणजे तो क्रिकेट, और जिससे बढ़ती है वो क्रिकेट है। क्रिकेट हा खेळ म्हणजे आनंद, क्रिकेट ये खेल यानी खुशी, उत्साह आणि सहनशीलता, जोश और सब्र। खेळ हे आपल्याला मानसिक समस्यांवर मात करण्यास मदत करतात, और जो खेल है वो हमारे जहनी प्रॉब्लम्स को हराने के लिए हमें मदद करते हैं, जैसे चिंता, नैराश्य इत्यादि, जैसे फिक्र है और गम है उस पर। खेळ आपले मन व्यस्त आणि सकारात्मक ठेवते, और खेल अपना जो दिल है उसको पॉजिटिव और बिजी रखता है आणि त्यामुळे भरपूर ऊर्जा मिळते और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। विविध प्राणघातक आजार होण्याचा धोका दूर करण्यासाठी खेळ आपल्याला मदत करतो। ये सब उसकी अहमियत है कि खेल खेलने की वजह से हमारे जानलेवा बीमारियों पर का धोका जो है वो दूर हो जाता है। अगोदर मला हे खेळ खेळता येत नव्हते, पहले मुझे ये खेल खेलते नहीं आता था। मी खूप प्रयत्न केले, मैंने बहुत कोशिश की, रोज़ सराव केले, रोज़ाना प्रॅक्टिस की, शेवटी मी चांगल्या प्रकारे फलंदाजी करायला लागलो और आखिरकार मैं बहुत अच्छे से बैटिंग करने लगा हूँ। और हमारे इस निबंध का एंड है, क्रिकेट अंगार है बाकी सब भंगार है। ये हमारे वैल्यूअर को इम्प्रेस करने के आखिरी जुमला हमने रखा हुआ है ताकि हमको अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो इस तरह से छोटे छोटे जुमले बनाकर आप अपने निबंध को खूबसूरत बना सकते हैं। ये निबंध आपके सवाल का जवाब था। इसी तरह के बहुत सारे सराव देखने के लिए डियर स्टूडेंट्स, अगले सराव के जवाबात भी हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।